नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़। मैं दलजीत कौर वज़ीर हाज़िर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वज़ीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं शाहनवाज चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर सुरनकोट एंड जनरल सेक्रेटरी J&K प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, you are very much welcome in our show. थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आप जम्मू कश्मीर के दूर दराज फार फ्लंग एरिया से हैं। इतने छोटे से कस्बे से उठकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट तक का सफर आपने तय किया। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को डिटेल्स में बताएं। थैंक यू। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है वो पॉलिटिक्स के साथ सुटेड है और खास तौर पे यंग लोगों के यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ता है। देखिए, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में जो है वो नौजवान जाना पसंद नहीं करते। जी, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और अलग अलग आप फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। और उससे भी ज्यादा आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको अलो नहीं करते कि आप पॉलिटिक्स में जाएं। और ये एक्सपीरियंस जी, मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, मैं LLB कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि जुडिशरी की तरफ जाए या प्रैक्टिस करे, मगर पॉलिटिक्स में न जाए। बट मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था जम्मू यूनिवर्सिटी में, और बहुत स्टूडेंट एक्टिविज्म में बहुत एक्टिवली हमने काम किया। और प्रॉब्लम ये थी कि आपको अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अगर जी, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पेरेंट्स में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, या आप बहुत बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो एक आम युवा के लिए, एक आम नौजवान के लिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाना बहुत मुश्किल है। आपको सरवाइव करना बहुत जी, मुश्किल है। इसीलिए बिल्कुल, हमारे देश में या हमारे प्रदेश में ले लीजिए, तो पेरेंट्स इसीलिए नहीं चाहते कि कोई फ्यूचर नहीं समझा जाता पॉलिटिक्स में, तो इसलिए जी, कोई जाना नहीं चाहता। बट क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और शुरू से ही शौक था काम करने का, लोगों के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए शौक था। तो मेनवाइल जो है, राहुल गांधी जी जो हैं वो जब यूथ कांग्रेस NSUI के इंचार्ज बने, जी, जब वो राजनीति में आए, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं आज एडमिट करना चाहूंगा, मैं और मेरे जैसे कई युवा देश भर में, बल्कि कई हजार युवा जो हैं वो देश भर में, जो जी, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे मगर पोटेंशियल था, उनको अगर राजनीति में किसी ने मौका दिया तो वो राहुल गांधी जी का विजन था, उनकी सोच थी, उनका इनिशिएटिव था। और उन्होंने इनिशिएटिव जी, लिया कि देश भर में जो है, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से युवा हैं, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने टैलेंट सर्च, टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया कि देश भर की जी, यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में जो अच्छा काम करने वाले स्टूडेंट लीडर्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उनको उन्होंने पिक किया और एक लंबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया, टैलेंट इंटरव्यूज किए, उससे शॉर्ट लिस्ट किया। और मुझे भी 2009 में जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं था जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं जब NSUI का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था, और जी, तब जो है मुझे मौका मिला और मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना NSUI का। और मैं जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के अन्य 10 राज्यों का जो है NSUI का प्रभारी रहा। कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ा चुनाव देश का होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, और फिर अलग अलग जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसका मुझे जी, एक्सपीरियंस हुआ। मैं एज इंचार्ज काम किया, और फिर जी, धीरे धीरे राहुल गांधी जी ने इसको और एक कदम आगे जाके इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और कांग्रेस के जो स्टूडेंट, जो फ्रंटल विंग थे, यूथ कांग्रेस और NSUI, उनमें उन्होंने चुनाव करवा दिए। और उसी इलेक्शंस की वजह से जो है, क्योंकि उससे पहले नॉमिनेटेड सिस्टम होता था, तो नेता जी, अपनी मर्जी से किसी को बनाते थे। एक मौका दिया और फिर वही चुनाव जीत के मैं फिर बाद में यूथ कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट भी बना, और उससे जी, पहले यूथ कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो एक जी, नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस जो है वो मिला काम करने का। फिर अपने प्रदेश में
काम करने का जी मिला। तो आपने ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और आज क्योंकि युवा भी आपके सुन रहे होंगे, तो ये जी वाकई क्वेश्चन मार्क था कि कोई भी जो युवा है वो पॉलिटिक्स में जाए, पर उसका फ्यूचर क्या है। बट एक यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जो एक मौका दिया, वो मेरे जैसे कई युवा आज हमारे प्रदेश में भी और देश में भी जो है वो आज अच्छी जगहों काम कर रहे हैं राजनीति में। जी सर, इस टाइम आप सुरनकोट पुंछ के डीडीसी मेंबर हैं। अपने एरिया के डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटी है? देखिए, मैं जहाँ से डीडीसी मेंबर सुरनकोट से जहाँ इलेक्ट होके आया हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट जी पुंछ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसका फार फ्लंग एरिया है सुरनकोट। जी और जी यहाँ आज भी जो है लोग बेसिक फैसिलिटीज जो थी वो 50-60 साल बाद भी आज जो है जी लोग उससे महरूम हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे इश्यूज हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात छोड़ो, बड़े इश्यूज की, बट छोटे छोटे लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, जो बेसिक जी फैसिलिटीज हैं उनके लिए लोग आज भी जो है वो तरस रहे हैं। तो यहाँ वो काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं, और जो बेसिक फैसिलिटीज है, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, या स्पोर्ट्स हो, और इसके अलावा जो बेसिक पानी बिजली तो ही हैं, उन पे काम किया जाए। और मैंने 7-8 महीने के अंदर मैंने काफी सारे इनिशिएटिव लिए। मैंने सुरनकोट पूरे में आज तक 60 सालों में कोई ग्राउंड नहीं था, और मेरा कमिटमेंट था, मैंने सर स्पोर्ट्स सर ग्राउंड जो है। सर, जी सुरनकोट में स्टेडियम को मंजूरी मिली है इस टाइम। आपकी जी प्रोग्रेस जी जी कहाँ तक पहुंची? किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स आपके एरिया के लिए मंजूर हुए हैं? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मैंने इनिशिएटिव लिया था। जब मैं डीडीसी जी इलेक्ट होके आया था, तो मैंने ही ये इनिशिएटिव प्रपोजल लैंड आइडेंटिफाई करके मूव किया था स्पोर्ट्स काउंसिल को, और उनसे लगातार फॉलो करके मैंने ये प्रपोजल अप्रूव करवाया। अभी जो 3 करोड़ का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो अप्रूवल हुआ था, उसका टेंडर हो जी चुका है। तो जल्दी ही जो जी है टेंडर अलॉट होगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मैंने सोरनकोट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स मूव किए हैं। 2 पार्क्स के जी लिए प्रोजेक्ट मूव किए हैं, लाइब्रेरी के लिए प्रपोजल मूव किया है। इसके अलावा कई रोड्स जो हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो है उसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है, हिली एरिया है, और जी डेवलपमेंट का बेस ही सड़क होती है। तो मैंने काफी सारे रोड्स प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा हेल्थ में एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे मशीन, इस तरह के अलग अलग जो है मैंने काफी सारे जो है वो कुछ अपने जो प्लान में फंड्स में अप्रूव करके कुछ चीजें भी रखी हैं। तो कोशिश है कि ओवरऑल जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो आने वाले 4-5 साल में अच्छा डेवलपमेंट हो। सर, रोड के हालात तो बहुत खस्ता है। जैसे कि वहां के लोकल लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। इस तरफ आपकी ओर से क्या प्रोग्रेस चल रही है और किन किन एरियाज में नई रोड कनेक्टिविटी का काम शुरू किया गया? देखिए, रोड्स दो इशू हैं। एक तो एक तो है कि रोड जो है वो वर्स्ट कंडीशन में है, वो जी खराब है। दूसरा बिल्कुल मेजर इशू ये भी है कि वहाँ रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है। हमारे कितने गांव जो हैं वो आज भी जो है वो रोड से कनेक्ट नहीं है, और लोग आज भी इतना दूर दराज इलाके में पैदल जाते हैं। तो दोनों जी प्रायोरिटीज है मेरी। मेरे यहाँ लाख में तकरीबन 70-80% जो रोड्स थी, वो 8 महीने में हम कामयाब रहे हैं उसमें ब्लैक टॉपिंग करने में, ज्यादातर जी सड़कों को बेहतर किया है। और उसके बाद जी जो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैंने नाबार्ड में और अलग स्कीम्स में नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10-15 जी बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट्स मूव किए हैं। और वो जी उम्मीद है कि उसमें 7-8 प्रोजेक्ट्स जो हैं इमीडिएटली अभी अप्रूव हो जाएंगे, और बड़ी 8-10 नई सड़कें का काम शुरू होगा। और जो आपने बताया जो सड़कों की कंडीशन, उसमें तकरीबन जो मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तकरीबन 70-80% के करीब जो है वो रोड्स का 7-8 महीने में ब्लैक टॉपिंग करवाई है, बेहतर हो गया। जो थोड़ा बहुत 30% के करीब, 20% बचता है, वो नेक्स्ट ईयर में जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर, मुगल रोड का कुछ हिस्सा आपकी कंस्टिट्यूंसी में आता है। आपकी मुगल रोड को लेकर क्या प्लानिंग्स है कि मुगल रोड नेशनल हाईवे के अंडर आए? देखिए, नेशनल मुगल रोड ऑलरेडी नेशनल हाईवे है, मगर जी मुगल रोड का कुछ हिस्सा बफलियाज से लेके सुरनकोट तक ये जी एरिया जो है सिंगल रोड थी, मगर वो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका है और उसका काम शुरू हो गया है। उसका जी अर्थ वर्क जो है वो अभी चल रहा है। वो हाईवे का अर्थ वर्क अभी तकरीबन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ऑलरेडी वो चल रहा है। उसके अलावा मुगल रोड के लिए हमारी ये प्रायोरिटी है कि टनल दिया जाए, क्योंकि मुगल रोड जो है जी सर्दियों में बंद हो जाती है। बर्फबारी जब हो बिल्कुल जाती है पीर की गली में, तो रोड बंद होती है। इसलिए हमारी जी प्रायोरिटी है। हमने मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला, उनसे भी गुजारिश की, हमने एलजी साहब को भी लिखा, और पूरी कौंसिल ने, बल्कि हमारी टाइम टू टाइम जो है वो इस इशू को
हायर अथॉरिटीज के साथ टेकअप किया है कि जी आप जो है हमें टनल दे दें मुगल रोड पे, सो दैट ये 12 महीने रोड फंक्शनल हो उसके। और जब टनल बन जाएगा मुगल रोड में तो इकोनॉमी बहुत बूस्ट होगी हमारे न सिर्फ पुंछ की बल्कि रजौरी पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की। और ट्रेड जी जो काम चलता है जो 6 महीने डिस्टर्ब हो जाता है, वो ट्रेड जब 6 महीने चलेगा तो यहाँ इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो हमारे यहाँ से एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में नौकरियां करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस में, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो हैं, उन एम्प्लॉइज के लिए भी बड़ी आसानी है कि उनको कश्मीर से जब श्रीनगर से पहुंचाना होता है सर्दियों में, तो वो वाया जम्मू से घूम के 18-18 घंटे बाद पहुंचते हैं। तो जी इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड बहुत आसानी हो जाएगी, हमें यहाँ से श्रीनगर से जाने में रास्ता कम है, आसान है। तो ये सारे इश्यूज जी जो है, हम अगर टनल हो जाए उसके लिए हम लोग पूरा सरकार को प्रेशर कर रहे हैं कि ये टनल अप्रूव कीजिए। सर, वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरी यूटी में ही बढ़ रही है। आप अपने एरिया में किस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स लागू करवा रहे हैं ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को इसका बेनिफिट मिल सके? देखिए, ये तो एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट का काम है देना। लोकल जी लेवल पे तो हम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो है वो चरण सीमा जो है वो बिल्कुल क्रॉस कर गई है। जी क्योंकि बिल्कुल। अभी सारे ऑफिशियल डाटा आपने सुना ही होगा गवर्नमेंट का। तो जी अभी युवा जो हैं, नौजवान पूरे पढ़े लिखे, वो पूरी यूटी में भी, हमारे इलाके में भी बहुत परेशान हैं। और गवर्नमेंट ने जो जी वादा किया था, जो झूठ बोला था कि हम नौकरियां देंगे, वो तो दे नहीं पा रहे। और जी फोर्थ क्लास आपने देखा होगा, पिछले दिनों फोर्थ क्लास के लिए कुछ पोस्ट निकली, तो पीजीज ने और जी स्कॉलर्स बिल्कुल। ने, पीएचडीज ने उनके फार्म भरे। फॉर्म तो फिल ये किए। जी ट्रस्ट डेफिसिट जबरदस्त बढ़ गया है, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है युवा। इसलिए हमारे यहाँ जो लोकल स्कीम गवर्नमेंट के हैं, जैसे मिशन यूथ के तहत जी कोई स्कीम है, या कुछ और अनएम्प्लॉयड जो अलग अलग कोई 2-3 डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, तो वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ को, या फिर जो कंट्रैक्टर कार्ड जो लोकल लेवल पे टेंडर्स कर दिए हैं, तो वो भी कोशिश कर जी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत में जो है छोटे छोटे जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनको हमने कंट्रैक्टर कार्ड्स बनवा के दिए हैं कि आप टेंडर्स भरिए, और छोटे छोटे काम जो पीआरआईज के या कैपेक्स बजट के होते हैं, तो पंचायत में बहुत काम होते हैं, तो आप वो भी भरिए जी ताकि थोड़ा थोड़ा आपको कुछ आना शुरू हो जाए। हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को अकोमोडेट करने की, मगर वो काफी नहीं है, क्योंकि आपके पास जी पढ़े लिखे जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन जो है पीएचडी करके डॉक्टरेट करके लोग बैठे हैं, और उनको नौकरी जी नहीं है। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा भी किया था निकाल के जम्मू कश्मीर को जो है हम इतनी नौकरियां देंगे, मगर अभी तक कोई नौकरियां वैसी दिखी नहीं है। जी। सर, आप चेयरमैन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जे&के से जुड़ रहे हैं। पंचायत, डीडीसी या लोकल बॉडीज, इनका रोल डेवलपमेंट के लिए कितना मजबूत होना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बेसिकली जो जी ग्राम स्वराज की बात जब गांधी जी ने की थी आजादी के वक्त में, ग्राम स्वराज का कंसेप्ट जो उन्होंने दिया था, उसको जी उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट राजीव गांधी जी ने किया जब उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया देश के जी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जी ख्वाब उन्होंने पूरा किया है कि बेसिकली ये कंसेप्ट था कि जो ग्राम है, जो पंचायत है, उसको एम्पावर किया जाए, लोगों को पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, उनको पूरे जी पावर्स दिए जाएं, ताकि एक गांव देहात के जो लोकल पीआरआईज हैं वही जी प्लानिंग करें, वही डिसाइड करें कि उनके हाथ में पावर्स दिए जाएं कि वो अपने इलाके की डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन जी इसके लिए जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो हमने 1-1.5 साल लंबी लड़ाई लड़ी, एजुकेशन हमने एजिटेशन भी किया, 1 साल तक लगातार एजिटेशन किया। जी तब हमारी उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, और हम अलायंस पार्टनर थे हालांकि कांग्रेस, मगर अपनी ही सरकार अलायंस में होने के बावजूद हमने 1 साल एजिटेशन किया, और फिर मजबूर जी किया सरकार को। लास्ट में उन्होंने 73rd अमेंडमेंट के लिए पास भी किया, मगर फिर सरकार क्योंकि जा चुकी थी, दूसरी सरकार ने उसको नहीं किया इम्प्लीमेंट। अल्टीमेटली अब जी ये बड़ी खुशी की बात थी कि चलो इस वक्त इन्होंने यूटी में सेकंड टियर और थर्ड टियर के इलेक्शंस तो करवाए इन्होंने, बीडीसी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मगर जी जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा था देश भर में, और जो वादा किया था कि हम जो है डीडीसी को पूरे पावर्स देंगे, जी अनफॉर्चुनेटली वो उस वादे से ये मुकर गए, और इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अभी बनाई है सारे यूटी में, उनको पावर्स नहीं दिए हैं।
तो जी। अभी ठीक है, कोई डीडीसी मेंबर अपनी हिम्मत पे काम कर रहा है या हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर्स मिलने चाहिए थे डीडीसी को वो नहीं मिले। डीडीसी को या बीडीसी या पंचायत को जो फुल फ्लेज पावर मिलने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो पावर्स नहीं मिले। सर, आप इस प्रोसेस को जम्मू कश्मीर यूटी के हित में किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा स्टेप था। मैंने कहा आपको कि जी। कहीं पे भी डेवलपमेंट के लिए, उस इलाके की तरक्की करने के लिए आपको एग्जैक्टली इन ट्रू स्पिरिट जो है 73rd अमेंडमेंट अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे पंचायती राज की, तो आप अगर जी। सही से सक्षम उनको पावर्स देंगे, जी। लोकल पीआरआईज को, अगर आप जिला परिषद को अगर पूरे पावर्स देंगे, तो बहुत जी। बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो स्टेप होगा और यूटी की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मगर वो तब मुमकिन हो पाएगा, तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप उनको पूरे पावर्स अख्तियारात देंगे। मगर आपने जी। जो है वो एक तरफ से रेडी करके दूसरी तरफ से आपने डोर अपने हाथ में खींच ली। अभी जी, अभी बिल्कुल। स्टेट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अभी आपको जी। पता है कि इलेक्टेड सिस्टम है नहीं है, लेजिस्लेचर्स है नहीं है, असेंबली नहीं है। तो ऐसी जी। सिचुएशन में पिछले 2 साल से स्टेट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पे है। और जो स्टेट जी। स्टेट कहाँ रही, अब तो यूटी हो गई। हम 100 साल पुरानी जी, हमारी बिल्कुल। स्टेट थी जिसको आप यूटी बना दिया। और जी। इस 2 साल जिस यूटी का, जिस इलाके को ब्यूरोक्रेसी चलाए, उसका आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा। तो अभी पूरा जी। कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी ने रखा, और ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है कि ये पावर्स जो हैं ये पीआरआईज को मिले, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को मिले और नीचे। जी। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वो नहीं चाहते, इसलिए ब्यूरोक्रेसी ने अभी पावर्स पास ऑन नहीं किए हैं। जब तक पास ऑन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि यूटी को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपकी मंशा ठीक है, नीयत ठीक है सरकार की, तो पूरे पावर्स दे दें। पावर्स देंगे तो आप देखिएगा ग्राउंड लेवल पे कितनी बड़ा चेंज आएगा, कितना डेवलपमेंट होगा। सर, जेकेयूटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या ये सही डिसीजन था या गलत? बिल्कुल गलत डिसीजन था। और इस डिसीजन को जो 2 यूटीज बना दी और खासतौर पे रिड्यूस करके हमें यूटी बना दिया स्टेट से। जी। जी। मतलब सुनते आए थे हम आज तक इतिहास में कि यूटी से स्टेट बनते सुनते आए थे, लेकिन स्टेट पहली बार बनती हुआ है। कि इतनी बड़ी स्टेट को आपने यूटी में तब्दील कर दिया। कन्वर्ट। आपने जी। हमारा कार्डर खत्म कर दिया, हमारा जो सिविल सर्विसेज गार्डर था वो हमारा स्टेट का आपने खत्म कर दिया। सबसे बड़ा ब्लो हमें जी। जो इन्होंने दिया कि हमारा गार्डर खत्म कर दिया, उसको जो जो 7-8 ड्यूटीज थी उसमें मिलवा दिया। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं इनके, वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी, उसके बाद जो जो इन्होंने जगह जगह टोल टैक्स लगाए, फिर कहीं प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, जो हरासमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके बाद इन्होंने यूटी बनने का शुरू किए है, उसका ग्राउंड पे बहुत असर है। और जो इन्होंने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। अब ये झूठ बोल के जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देके हमारे होम मिनिस्टर साहब चले जाते हैं कि इतनी करोड़, हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट आ गई, 1500 करोड़ इन्वेस्ट कहाँ है, बताएं कहाँ है इन्वेस्टमेंट, मुझे हाँ। तो कहीं दिखा दे कि वहां इन्वेस्टमेंट हुई है, कोई प्राइवेट हुई है। और दूसरा ये भी वो कहा कि जी वो हमने मेडिकल कॉलेजेस दे दिए 7 जम्मू कश्मीर में आज। और कितने बड़ा जी, 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 झूठ बिल्कुल। बोलने में तो इनको झूठ बोलने में पीएचडी है। ये जो मेडिकल कॉलेजेस थे, ये मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस के टाइम में जब यूपीए में पावर में थी, तो ये 5 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर को और एम्स, ये तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और यूपीए की जो सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन थी, उन्होंने यहाँ जी। मेडिकल कॉलेजेस 5 दिए। नासिर टनल जो है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम दी। रेलवे स्टेशन कटरा वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। जोजिला टनल कांग्रेस पार्टी की देन थी। आपके 4 लेन जो जम्मू टू श्रीनगर हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये उसकी देन था। ये सारे उनको रिबन काट के वही प्रोजेक्ट्स को गिन रहे हैं। एक हमारे जम्मू में एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट तभी का शुरू हुआ था हमारी सरकार के टाइम में। जी, जी, और बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी की भी 4 साल सरकार रही। बीजेपी की सरकार रही 4 साल, उसके बाद 2 साल में एलजी के टाइम में भी बीजेपी का इक़्तिदार है। 6 साल से वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा है ब्यूटिफिकेशन का। एक पत्थर नहीं जी। वहां पे आगे और रखा, और वो वहीं का वहीं एक जम्मू का एक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा था वो तक नहीं ये कर सके। नया प्रोजेक्ट तो कोई ला नहीं पाए। पुराने जो कांग्रेस के टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं उनका झूठा क्रेडिट लेने में इनको बड़ा मजा आता है। सर, कश्मीर में अब इंडियन गवर्नमेंट और यूएई मिलकर कुछ प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, जिनकी घोषणाएं अमित शाह जी के दौरे में की गई। इन प्रोजेक्ट्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, घोषणाएं ही करते हैं। घोषणाएं के अलावा जिस दिन ग्राउंड पे होगा तो उस दिन हम बात करेंगे, इस यही चैनल पे हम डिबेट करेंगे कि क्या हुआ।
फिलहाल तो कुछ किया नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे, और आप जी देखिए कि हालात हालात बिल्कुल पहले जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हो चुके थे, ट्रैक पे थे। सर, लगाम इनकी लगी, कुछ कुछ हद तक इनकी लगाम लगी आप देख रहे हैं ना, लगाम किस तरह लगी पिछले हमारे कुछ रोज जहाँ पिछले कुछ दिनों में। हमारे जी जी, पिछले कुछ हमारे दिनों में काफी मिलिटेंसी अटैक्स के साथ साथ सिविलियन किलिंग्स भी हुई। आप आप गवर्नमेंट देख को क्या लीजिए सजेस्ट करेंगे? आप देख लीजिए ना, 10 दिन से पुंछ में क्या हो रहा है। हमारे पुंछ में तो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री था, ऐसा कभी था ही जी नहीं। बिल्कुल। और पिछले 15 दिन से हमारी हाईवे बंद है, और 15 दिन से जी हमारे 9 जवान शहीद हो गए, और अभी तक फाइट चल रही है, कुछ स्टेटस पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। कश्मीर में कितनी टारगेटेड किलिंग्स हुई, कभी देखा आपने पिछले 15-20 साल में इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हुई? और उस तरीके से हमारे रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, रोज जो है मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं श्रीनगर में। हमारे जो बाहर से जी लोग आए हुए उन पे अटैक्स हो रहे हैं। तो ये हालात जी कहाँ बिल्कुल। जा रहे हैं? हालात बदतर से बदतर हो गए। लोग इस वक्त डरे हुए हैं। लोग यहाँ, हमारे यहाँ ले लो, वैली में आप चले जाओ, कश्मीर में हर जगह लोगों में जबरदस्त डर है। जो बाहर के जी हमारे लोग हैं, बेचारे एम्प्लॉइज हैं, वो इतना डरो खौफ में, वो कहते हैं कि ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं पहले। तो ये जी ये कौन से हालात ठीक करने की बात कर रहे थे, इतने वर्स्ट हालात कर दिए। तो इनकी पॉलिसी टोटल फेल होगी। सर, आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे जिससे इन मिलिटेंट अटैक्स और सिविलियन किलिंग्स को रोका जा सके? देखिए, लोगों को एंगेज कीजिए। लोगों को एंगेज करने के अलावा, जब आप वहां से दिल्ली से फरमान जारी करेंगे, ये चीजें नहीं होने वाली है। वहां जो यूपी के टाइम में लोगों को एंगेज किया था, लोगों को ऑन बोर्ड लिया था, लोग साथ थे। और कश्मीर के जी ही लोग खुद जो है वो खुल के सामने, जम्मू कश्मीर के लोग खुद जो है वो खड़े हुए थे मिलिटेंसी के खिलाफ। और लोगों को आपने हार्ट्स विन ओवर करने थे, लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट कम किया था, लोगों को ट्रस्ट किया था, लोगों को एक मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया था। मगर इन्होंने क्या जी किया कि इन्होंने गैप कर दिया, और ट्रस्ट डेफिसिट दिन ब दिन ये बढ़ाए जा रहे हैं। जितना ये ट्रस्ट जी डेफिसिट बढ़ाएंगे, उतना जो है वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप सख्त से सख्त कदम जो है वो मिलिटेंसी के खिलाफ लें, सिर्फ बातें नहीं करें। आप मिलिटेंसी जो है बढ़ रही है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं, और साथ साथ में आप लोगों को भी इंगेज करें, और लोगों को जो है वो आप मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करें। आप सिर्फ ये रूल मत रखें, आप चाहेंगे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मार दें, किसी को डरा के धमका के सबको बीजेपी ज्वाइन करवा दे। ऐसे जमहूरियत नहीं चलती है, ऐसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है। इस वक्त डेमोक्रेसी जी नाम की रहेगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म कर दिया है इन्होंने, मर्डर कर दिया है, और सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में कर लिया। और मीडिया जैसे इंपॉर्टेंट जो है पिलर है, उसको भी किसी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। और उसके जी बाद जो है, इन्होंने जितनी पार्टीज के लोग हैं, किसी को डरा के धमका के, एक ही पॉलिसी है कि सबको जो है वो वापस, जो बीजेपी में आए वो शुद्ध हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया, बाकी सारी पार्टीज के लोग जो है वो एंटी नेशनल है। तो ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे किसी भी देश में। और हमारा लार्जेस्ट दुनिया का बड़ा डेमोक्रेसी है, इसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा अटैक है। इसलिए जब तक ये सिलसिला चलेगा, तब तक जो है वो हमारे देश जो है वो बेहतर राह पे नहीं चल सकता। सर, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन जेके यूटी के दो हिस्से हैं। क्या एक नया डिवीजन और नहीं बनाया जाना चाहिए जिसे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट जैसे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कुलगाम, राजौरी इनको जोड़कर एक नया डिवीजन बनाया जाए ताकि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की बनाना पहुंच चाहिए। जमीनी स्तर पर पहुंचे और लोगों को इसका फायदा मिले? बिल्कुल बनाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि रजौरी पुंछ जो है वो बहुत ही, पीर पंजाल का जो रीजन है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें हम डिवीजन की मांग करते हैं। अगर आप यहाँ डिवीजन जी हमें दे देंगे, तो हमारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज जो यहीं पे एड्रेस होंगे। और हमारा इलाका जी बहुत इग्नोर्ड एरिया रहा है। हमारा जो बेसिकली कितना पीर पंजाल है, वो डेवलपमेंट के लिहाज से, रिप्रेजेंटेशन, कोई भी सरकार रही है उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत इग्नोर रहा है। इसलिए हम लोगों को जी बहुत जरूरत है, अगर एक डिवीजन बन जाएगा और नया, उसमें शायद कुछ जी और इलाके भी अगर साथ में जोड़ के एक डिवीजन यहाँ नया बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। जी। कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह का रोल प्ले करेगी? आपको क्या लगता है जेके यूटी में आपकी सरकार आ सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त वाहिद पार्टी है जो इश्यूज को उठा रही है। लोगों के जम्मू कश्मीर के जो जी इश्यूज हैं, जो टाइम टू टाइम जो सफरिंग्स है लोगों की, जो इस इक्तदार में, जो सरकार में लोग बैठे हैं, वो जो इस टाइम जुल्म जी ज्यादती कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उसकी कांग्रेस ने जी टाइम टू टाइम आवाज उठाई है। और हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि अब इलेक्शन करवाएं, अब डेमोक्रेसी को बहाल करें। लेकिन इलेक्शन, ये जी डिक्टेटरशिप चाहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं चाहते। अब इलेक्शन नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो।
जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस पार्टी बड़ा रोल प्ले करेगी। जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है, बल्कि पीठ पे छुरा घोंपा है जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जम्मू रीजन के लोगों को एक जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारी लैंड प्रोटेक्शन का अभी लड़ाई चल रही है, हमारे जॉब्स प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए उसकी लड़ाई चल रही है। तो ये बीजेपी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली जब आएगी तो लोग इस बात को समझेंगे और इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा रोल रहेगा। तो आप जेकेयूटी में अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट्स का अनुमान लगाते हैं? देखिए, अनुमान हम तो कहेंगे हम सरकार बनाएंगे। अब वो कितनी सीट्स आती हैं वो तो वक्त जब इलेक्शन अनाउंस होगा वो उस वक्त सिचुएशन में बात करेंगे। सर, जनता अगर आपकी पार्टी को वोट देती है तो बताइए क्यों और किस लिए? देखिए, अगर हमें जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहले हम यूटी को स्टेट बनाएंगे, यूटी जी। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। और जी। उसके बाद जो हमारी लैंड प्रोटेक्शन है, हमारी लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जो है बाहर के लोग आके जो है वो हमारे लैंड पे कब्जा ना करें। लैंड की प्रोटेक्शन और उसके बाद जॉब्स कि हमारे लोकल युवा जो है जम्मू कश्मीर के उनको इंश्योर किया जाएगा कि उनको नौकरियां मिले, जॉब प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाएगा। ये दो बड़ी तीन चीज जो है जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट या फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो तो साथ साथ प्रायोरिटी रहेगी पार्टी की, बट जो मेजर तीन चीजें हैं वो ये कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। सर, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय दिया और बातचीत की। थैंक यू सो मच। सो बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मेरा इसको यही मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि जम्मू कश्मीर जिन परिस्थितियों से अभी गुजर रहा है बहुत चैलेंजिंग है। हमें सोच समझ के जो है इन चीजों का मुकाबला करना है और हमने डेमोक्रेसी को जो है वो बहाल करना है। अभी हो क्या रहा है कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ देश बढ़ रहा है या प्रदेश को डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ा रहे हैं। जब तक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं हो, जब तक आपके वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, तब तक देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरा ये इसको मैसेज है कि इसको स्ट्रांगली जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी आवाज जरूर उठाएं और अपने प्रदेश के और अपने जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए जो है आप जो है वो जरूर आवाज उठाएं। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जो है वो हिलाने का काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।